हाँ देखिए, हेलो हेलो, देखिए इधर देखो, इसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि मास इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हर पार्टिकल का मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ऐसा सीधा सम, कोई माइनस ओवर का कोई झंझट नहीं है, सीधा सीधा एडिशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सीधा आ गया, क्या है, दो पॉइंट है, एक्सिस से मिड पॉइंट से एक्सिस गुजर रहा है, तो m1 इंटू एल बाई टू का स्क्वायर प्लस m2 इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, और ये सॉल्व होकर कितना आएगा, m1 प्लस m2 एल स्क्वायर बाय 4। पहले का आंसर आया, मिड पॉइंट से गुजरा। सबके साथ एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन भी दे देंगे, आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। सेकेंड, सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है अगर कोई एक्सिस, तो m1 इंटू वो डिस्टेंस, आपको पता है सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला जो होता है, m1 से ये डिस्टेंस होता है, m2 से ये डिस्टेंस होता है। ये एक रिजल्ट है जो कि सिंथेसिस मास में हम लोग देख चुके हैं, सीधा वो रिजल्ट पे यूज कर लेंगे। और ये रिजल्ट आया कहां से, बता चुके हैं कि मान लो ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, तो कैसे लिखते हैं, m1 R1 इक्वल टू m2 R2, एंड R1 प्लस R2 किसके बराबर है, L के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मिल जाता है ये डिस्टेंस, ये बता चुके हैं ऑलरेडी। अब इसको यूज कर लेते हैं, m2 L बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू m1 L बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर, यही है। तो ये रिजल्ट जो है 5 से 6 बार तो जेई मेन में आया हुआ है, ये रिजल्ट डायरेक्ट, क्योंकि ये रिजल्ट आता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू डिस्टेंस का पूरा, ठीक है। ये रिजल्ट 5 से 6 बार जेई मेन में, एक आध बार नीट में भी आया है, आप जाके पीवाईक्यू देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट, एचसी वर्मा का एक्सरसाइज का 48 नंबर क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। मतलब बहुत कॉमन सा है, ओके। ये टर्म देखिए बार बार आता है, ये टर्म m1 हम लोग काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास में भी देख रहे थे, ये टर्म बार बार आ रहा था। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन, उसमें भी ये टर्म आ रहा था, हाफ m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, इन इलास्टिक कोलिजन का लॉस। ये टर्म बहुत बार आएगा, इसको हम सिंबलाइज कर देते हैं म्यू से, इसको लिख देते हैं म्यू एल स्क्वायर, और म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम। म्यू को क्या नाम देंगे, रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम। रिड्यूस मास का बहुत डीप मीनिंग है, तुरंत नहीं समझ में आएगा, बहुत सारा हम लोग रिजल्ट देखेंगे, ये बार बार आएगा। जहां दो मास है, जहां दो मास है, टर्म का दो मास सिस्टम है, वहां ये टर्म बार बार आएगा। ये टर्म बार बार आ रहा है, एक नाम दे दिया हमने रिड्यूस मास, ये क्वेश्चन लिखने में सहूलियत करता है, ठीक है। घटा हुआ मास, हिंदी में बोले तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस एक सम ऊपर में है, प्रोडक्ट ऑफ मास, नीचे में मास का सम, तो प्रोडक्ट ऑफ मास बाय मास, मास मास करके फिर से मास बच गया, ठीक है। नाम रख दिया रिड्यूस मास, कि दो मास को हटा के हम एक मास से भी रिड्यूस मास क्यों नाम रखा है, इसका मतलब यह है कि हम लोग कई बार ऐसा फिजिक्स का इक्वेशन लिखेंगे, दोनों मास का अलग अलग इक्वेशन लिखें तो वो मिलके एक रिजल्ट बन जाएगा, यही मास से काम चल जाएगा। दोनों मास का अलग अलग इक्वेशन लिखें, मिला के करें तो यही एक मास से काम चल जाएगा, ठीक है। कैसे, इसलिए इसका नाम है रिड्यूस मास। देखो, इसे पूछा रिड्यूस क्यों नाम रखें, क्योंकि बोथ पार्टिकल कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल पार्टिकल म्यू, दोनों पार्टिकल को एक पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं इन मेनी केसेस, जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं। इसलिए दो पार्टिकल रिड्यूस होकर क्या बन गया, एक पार्टिकल, इसलिए इसका क्या नाम है, रिड्यूस्ड मास। अब बोलोगे सर कैसे वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है कर लेते हैं हम लोग। देखो,
हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स का थोड़ा सा आज पिछले क्लास में हम लोग वो देख रहे थे, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, बताए थे रिजम्बलेंस से, और डिराइव भी किए थे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कर लेते हैं, देखो m1 है m2 है, देखो एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, ठीक है, इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है, ओके, ये डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस है r2, ओके। तो अगर हम लिखें इसका काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ, ठीक है, हाफ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये चीज सॉल्व होके सिंगल पार्टिकल में बन गया। अब m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अभी ऊपर में कैलकुलेट किए कितना है, म्यू एल स्क्वायर, तो ये सॉल्व होके बन गया बाय m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर, ये वाला टर्म इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखेंगे हाफ म्यू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये लिखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू एल स्क्वायर मिला। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये जो दो पार्टिकल सिस्टम था जहां r1 प्लस r2 मिलके L के बराबर था, उसके बदले हम क्या किए, ये एक्सिस है, वहां से हम क्या किए, इस L डिस्टेंस पे एक म्यू रख दिए, दो पार्टिकल के बदला क्या किए, वो L डिस्टेंस उस एक्सिस से म्यू रख दिए। तो दोनों का रिजल्ट देखो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ म्यू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है, जो कि वहां दो पार्टिकल का था, मतलब दो पार्टिकल रिड्यूस होकर क्या बन गया, एक पार्टिकल, इसलिए इसका नाम है रिड्यूस्ड, इसलिए जहां दो पार्टिकल है वो रिड्यूस होके एक पार्टिकल बन जाता है जब भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट डील कर रहे हैं, हम दूसरे पॉइंट के अबाउट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जब भी सेंटर ऑफ मास से डील करते हैं तो दोनों पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बन जाता है, उसका नाम है म्यू। तो बहुत सारा रिजल्ट में डायरेक्ट म्यू से काम चल जाता है, इसलिए इसका नाम है रिड्यूस्ड मास। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास समझ में आ रहा है, म्यू एल स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, समझ में आया, एक ये पॉइंट बताना चाह रहे थे। थर्ड पॉइंट, रिड्यूस को नाम रखें, समझ में आया, दो पार्टिकल रिड्यूस हो तो क्या बन गया, एक पार्टिकल। तो जब भी सेंटर ऑफ मास से के अबाउट कुछ लिखना है दो पार्टिकल का, तो उसको हम एक पार्टिकल में तब्दील करके लिख सकते, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही ऐसा बन जा रहा है, ओके। थर्ड, चलो अब हम वन का थर्ड क्वेश्चन, कि ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, कोई भी बॉडी पे लागू होता है ये चीज। तो पहले हम कोई भी बॉडी पे लागू करके देखते हैं, अप्लाई करके बताते हैं, उसके बाद इससे वेरीफाई कर लेंगे। क्या बता रहा है कि I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, ये स्टेटमेंट है, इसको कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ध्यान। जैसे कोई भी एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी, ये सेंटर ऑफ मास, उसका एक एक्सिस मान लो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, ऐसा ऐसा बहुत सारा एक्सिस पैरेलल गुजर रहा है, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ मास। तो 2 पॉइंट, अमॉन्ग ऑल पैरेलल एक्सिस, ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को फिर लिख के कर लेंगे, ठीक है। देखो ये पॉइंट को ध्यान दो, अमॉन्ग ऑल पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ, जितना भी एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस, कोई बॉडी से गुजरता हुआ या उसके बाहर भी मान लो एक्सिस, मोमेंट
इनर्शिया बाहर के एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई एक्सिस है, रॉड है, ये रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है ना, रॉड को एक्सिस से गुजरना जरूरी है ना। ठीक, तो बहुत सारा एक्सिस है, उसमें अगर देखें सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है। पहला ये पॉइंट। ठीक है, पहला। अच्छा एक चीज बताओ, जस्ट पिछले चैप्टर में हम लोग जस्ट 2-3 क्लास पहले एक चीज बताए थे कि एक और क्वांटिटी होता है जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिनिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, इज मिनिमम अबाउट एक्सिस थ्रू एक्स या अबाउट फ्रेम एसोसिएटेड विथ सेंटर ऑफ मास। तुम बहुत सारा एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो, मतलब क्योंकि सॉरी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड करता है कौन देख रहा है, हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर है। ठीक है, तो हर जगह से अलग लगाएगा, उसमें सबसे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसके अबाउट होता है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के निकालने तो मिनिमम। इसलिए सेंटर ऑफ मास में विशेष स्ट्रेस डालते हैं, एक यूनिक चीज है। यहां से सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है। ठीक है, ये भी एक फीचर लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट थ्रू विच इफ एन एक्सिस पासेस इट हैज मिनिमम मोमेंट ऑफ, ये भी एक डेफिनेशन बोल सकते। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या लिख रहे हैं ध्यान दो। तो अमॉन्ग ऑल दीज एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिनिमम है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी एक्सिस है, ये आईसीएम है, इसके अबाउट है आईसीएम, और ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट है आई, और इसके बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, मतलब आई एंड आईसीएम आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया about axis, about parallel axis। आई और आईसीएम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, पैरेलल एक्सिस के अबाउट। वन इज पासिंग थ्रू, वन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। दिख रहा है डायग्राम, बाकी को मिटा भी सकते हो। एक है सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है तो आईसीएम, और दूसरे एक्सिस से गुजर रहा है तो आई। तो ये हमेशा होगा, वी कैन राइट I equal to ICM plus mass of system into T square, ये हमेशा होगा। ठीक है, मतलब मान लो आईसीएम का वैल्यू मिल गया 100, एक एग्जांपल, आईसीएम का वैल्यू मिल गया 100, मास है 25, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है 2। मान लेते हैं ये मिल गया 100, सपोज मास है 25 केजी, और डी का वैल्यू है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 25 100, और ये 100 केजी मीटर स्क्वायर, तो मिल के नेट कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 200 केजी मीटर। ठीक, उल्टा नहीं कर सकते थे, ये नहीं कर देते आईसीएम इक्वल टू आई प्लस एम डी स्क्वायर, ये कर देते तो गलत हो जाता, ये नहीं लिखेंगे। आईसीएम के अबाउट मिनिमम है, मिनिमम प्लस एक्स्ट्रा, देखो मिनिमम में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तब मिलेगा नया वैल्यू। यही बता रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मिनिमम होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। समझ में आ रहा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड। ओके, तुम देख लो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो ये मान लो ज्यादा डिस्टेंस पे एक्सिस लेते, मान लो ये डिस्टेंस लिए और डिस्टेंस लेते और डिस्टेंस लेते, एक्सिस बढ़ाते रहते, आईसीएम फिक्स रहता, मास फिक्स रहता, डी बढ़ता रहता, तो क्या होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता था। जितना सेंटर ऑफ मास से दूर जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूर
ठीक है, तो आई का अगर डी के साथ ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, कई बार आता भी है, आई के साथ डी का ग्राफ क्वाड्रेटिक है, देख लो, आईसीएम हो गया ये क्वाड्रेटिक, आईसीएम प्लस एम डी पैराबोलिक ग्राफ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, और ये सिर्फ यही दो पार्ट के लिए नहीं, कोई भी सिस्टम में काम करेगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो चलो यहां पे इस एग्जांपल में, इन दिस एग्जांपल हम लोग आईसीएम कितना निकाले थे, M1 M2 बाय M1 प्लस M2। आई निकाले कितना, देखो तो, M1 प्लस M2 इंटू L स्क्वायर बाई 4। ठीक है, मास ऑफ सिस्टम कितना है, M1 प्लस M2, और डिस्टेंस d का वैल्यू कितना है, d क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक है मिड पॉइंट से गुजर रहा है और एक सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, तो वो डिस्टेंस है M2L बाय, चाहो तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, -L/2। ठीक है, ये है d, समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस कैसे हुआ, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, यही था डायग्राम, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, यहां था, एक M1 है, एक M2 है, ये है सेंटर ऑफ मास से गुजरता हुआ, और ये है मिड पॉइंट से। ठीक है, ये डिस्टेंस था कितना, M2L बाय M1 प्लस M2, और ये डिस्टेंस कितना था, L/2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, घटा देंगे। अब तुम पुट करके देखो, सॉल्व करके, किसी का आया, किसी का आया, वेरीफाई हुआ, ये रिजल्ट, आईसीएम पुट करो और ये पुट करो तो आई का बराबर एकदम आएगा ही आएगा। मास ऑफ सिस्टम M1 प्लस M2, दोनों मास सिस्टम है ना, समझ में आया, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आया क्या है? और ये सिर्फ सिर्फ यही केस के लिए नहीं, सब केस में लेंगे, हम लोग ढेर सारा एग्जांपल लेंगे और, ठीक है, तो साथ में आप एक छोटा सा होमवर्क ये ट्राई कर लेना, हम यहां लिख देते हैं इसी में, देखो यही क्वेश्चन में आप फिर से मोमेंट पैरेलल एक्सिस को वेरीफाई कर लेना, ध्यान दो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सब क्वेश्चन में M1 M2 है, ये सेंटर ऑफ मास था, ये निकल चुका है, आईसीएम निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब आप क्या करना है, यहां से कोई एक्सिस लेना जो इससे गुजर रहा है, इसका नाम है I1, ध्यान दो, इसका नाम है I1। ओके, और ये डिस्टेंस आपको पता है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है D1, ये भी पता है आपको। ठीक है, तो प्रूव क्या करोगे, वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है बताओ, I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, आईसीएम प्लस मास ऑफ सिस्टम इंटू D1, इसको वेरीफाई कर सकते, ये दोनों पैरेलल है, कर सकते हैं, इसको करिएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा पैरेलल एक्सिस में। देख लो इधर, इधर देख लो, पहले इसको ट्राई कीजिएगा, यहां से कोई एक्सिस गुजर रहा है, ये डिस्टेंस भी हम लोग D2 निकाल चुके हैं, उस मास से कितना होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां भी वेरीफाई करना, I2 इक्वल टू आईसीएम प्लस मास ऑफ सिस्टम इंटू इंटू D2 स्क्वायर, इसको वेरीफाई कर लेना। क्लियर है? इन दोनों में पैरेलल लगा दिए, इन दोनों में पैरेलल लगा दिए, ठीक है, यहां एक कॉमन गलती क्या होता है ये भी सुन लो, लोग इन दोनों में पैरेलल लगा लेते हैं, I1 इक्वल टू I2 प्लस I2, ये हो गया, इसके बाद I2 प्लस
मास ऑफ सिस्टम इनटू इसके बीच का डिस्टेंस एल स्क्वायर। तो ये काम नहीं करेगा। पैरेलल एक्सिस में एक सेंटर ऑफ मास के, ये वाला टर्म सेंटर ऑफ मास के से पास करना जरूरी है, तभी पैरेलल एक्सिस टर्म लग रहा है। समझ में आ रहा है? ये काम नहीं करेगा। ये दोनों पैरेलल है सर, हम इन दोनों में क्यों नहीं लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। हम एक आईसीएम, पहला टर्म आईसीएम लेना है, ठीक है, उसके बाद मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है? ओके। तो पैरेलल एक्सिस अभी और इसका एग्जांपल लेंगे। अब आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसको हम लोग करते हैं।